सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत वहां नहीं था, लेकिन जौहरी मौजूद था। एक जरा बखेड़े वाला काम है, कर लोगे? सुनील जौहरी से बोला। क्या? सुनील ने अपनी जेब से एक फिल्म निकाली। ये वो फिल्म थी जो उसने ठाकुर की बनाई 2 तस्वीरों से तस्वीरें खींचने में इस्तेमाल की थी। उसने फिल्म जौहरी की हथेली पर रख दी और फिर बोला, ये एक फिल्म है जिसे तुमने केदारनाथ नाम के एक आदमी के फ्लैट के ड्राइंग रूम में कहीं छुपा कर आना है। पता बताओ। सुनील ने उसे पता बता दिया। उसके घर में कौन कौन होता है? कोई नहीं। वो अक्सर अकेला रहता है और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उसे कोई आधे घंटे बाद छोड़ा जाएगा। तब तक कर लोगे ये काम? क्योंकि अगर तुम फ्लैट के भीतर हुए और वो ऊपर से आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अगर ताला बहुत ही पेचीदा ना हुआ तो ये काम मैं इससे आधे वक्त में कर लूंगा। गुड। जब काम हो जाए तो ब्लास्ट के दफ्तर में फोन करके बता देना कि फिल्म तुमने कहाँ छिपाई है। ठीक है। सुनील वहां से विदा हो गया। सुनील के अपने ऑफिस में पहुंचने के 10 मिनट बाद उसके फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर कान से लगाया। लाइन पर जौहरी था। फिल्म ड्राइंग रूम की बड़ी मेज के नीचे टेप से चिपका दी है मैंने, जौहरी ने बताया। ओके, थैंक यू। 5 मिनट बाद फिर फोन आया। इस बार प्रभुदयाल का फोन था। उसे रिहा कर दिया है और अपने फ्लैट पर पहुंच चुका है वो। औरत हेडक्वार्टर पर ही मौजूद है। 2 घंटे तक यहीं अटकी रहेगी, प्रभुदयाल ने बताया। ठीक है, मैं केदारनाथ को फोन करता हूं, तुम भी वहां पहुंचो। ओके। सुनील ने केदारनाथ के फ्लैट पर फोन किया। केदारनाथ? संबंध स्थापित होते ही सुनील बोला। हाँ, केदारनाथ की आवाज आई। कौन? सुनील। सुनील कुमार चक्रवर्ती? हाँ। ब्लास्ट वाला? वही। क्या चाहते हो? तुमसे मिलना चाहता हूं। अभी? हाँ, मैं तुम्हारे फ्लैट पर आ रहा हूं। लेकिन तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? मैं तुमसे त्यागी के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक बेहद दिलचस्प बात सुनाना चाहता हूं। उस बात में सोहनलाल जोशी की भी दिलचस्पी है, इसलिए मैं फोन करके उसे भी तुम्हारे फ्लैट पर आने के लिए कह रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मर्जी तुम्हारी। तुम नहीं सुनोगे तो मजबूरन मुझे वो बात पुलिस को सुनानी पड़ेगी। मैं चाहता था कि पहले वो बात तुम सुन लेते, फिर शायद तुम ये पसंद ही ना करते कि मैं पुलिस के पास जाऊं। मैंने बाहर जाना है, मेरे पास अधिक वक्त नहीं है। मैं फौरन चला आता हूं। ठीक है। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने डायरेक्टरी में से देखकर सोहनलाल जोशी का नंबर मिलाया। जोशी के लाइन पर आ जाने के बाद वो बोला, जोशी, मैं बोल रहा हूं। बोलो, जोशी रुक्ष स्वर में बोला। क्या 15 मिनट बाद मुझे केदारनाथ के फ्लैट पर मिल सकते हो? क्यों? सुनील ने जो पुड़िया केदारनाथ को दी थी वही उसे दे दी और अंत में बोला, मैंने केदारनाथ को बता दिया है कि तुम वहां आ रहे हो। मेरी बात सुनने में तुम्हारी भलाई ही है, आगे तुम्हारी मर्जी। मेरी ओर से ना आना चाहो तो बेशक मत आना, लेकिन बाद में मुझे ये मत कहना कि ऐसी खतरनाक बात पुलिस तक पहुंचाने से पहले मैंने उसका जिक्र तुमसे क्यों नहीं किया। ऐसी क्या बात है? बात वहीं पहुंचकर मालूम होगी। एक बात और ख्याल में रखना, मुमकिन है मेरी बात ना सुनने का फैसला करके तुम्हें मजूमदार को भी कोप का भाजन बनाना पड़े। इस पचड़े में मजूमदार की टांग भी बड़ी गहरी फंसी हुई है और तुम उसके लिए काम कर रहे हो। फिर जोशी को दोबारा बोलने का मौका दिए बिना ही सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। फिर सुनील ने वो रिवॉल्वर निकाली जो वो ठाकुर का कत्ल होने के बाद से ही अपनी जेब में लिए फिर रहा था।
उसने रिवॉल्वर का चैम्बर खोला। उसमें 5 गोलियां थी। उसने 5 गोलियां निकालकर मेज की दराज में डाल दी और रिवॉल्वर को बंद करके उसे वापस पतलून की बेल्ट में खोस लिया। वो मलिक साहब के ऑफिस में पहुंचा। अभिवादन उपरांत सुनील बोला, मैंने एक योजना बनाई है जो ठाकुर के कत्ल के रहस्य से पर्दा उठा सकती है। योजना? मलिक साहब की भवें तन गई। जी हाँ, उसका आधार कोरा ब्लफ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ब्लफ चल जाएगा। सुनाओ। सुनाने को कुछ नहीं है। जो ड्रामा मैं खेलने जा रहा हूं उसकी स्क्रिप्ट में किसी भी क्षण कोई भी तब्दीली की जा सकती है। मैं अभी केदारनाथ के फ्लैट पर केदारनाथ और सोहनलाल जोशी से मिलने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ब्लफ मारकर मैं उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवाने में कामयाब हो जाऊंगा जिन्हें सुनने के लिए बाहर खड़े इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कान तरस रहे होंगे। ये तुम्हारी पतलून की बेल्ट में से क्या झांक रहा है? सुनील हड़बड़ाया। उसने जल्दी से कोट को व्यवस्थित करके पतलून की बेल्ट से बाहर झांकती रिवॉल्वर की मूठ को ढक लिया। रिवॉल्वर? सुनील ने हामी भरी। तुम कोई खूनी ड्रामा खेलने जा रहे हो? जी नहीं, भगवान न करे ऐसी नौबत आए। रिवॉल्वर खाली है। मैंने जानबूझकर खाली की है ताकि ठाकुर की मौत का बदला लेने के लिए जोश में आकर मैं किसी पर गोली न चला बैठूं। मेरा इरादा इसे केवल धमकी की तरह इस्तेमाल करने का है। तुम अकेले मत जाओ। ऐसी जगह जहां रिवॉल्वर धमकी की तरह भी इस्तेमाल करने की नौबत आ सकती है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। सुनो, तुम किरमानी को साथ ले जाओ। मुझे कोई एतराज नहीं। मलिक साहब ने फोन करके किरमानी को वहां बुलाया और उसे सारी बात बता दी। यह तो बड़ी अच्छी बात है, किरमानी बोला। मैं तो कहता हूं किसी तरीके से आए ठाकुर का हत्यारा पकड़ में आना चाहिए। लेकिन तुम करोगे क्या? अभी तफसील से कुछ नहीं बताया जा सकता। मेरे दिमाग में एक थ्योरी है जिस पर मैं अमल करना चाहता हूं। कुछ आटा दलिया हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। तुम केदारनाथ के फ्लैट पर मेरे साथ चलो और फिर तेल देखना और तेल की धार देखना। किरमानी ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर वो दोनों मलिक साहब का अभिवादन कर वहां से विदा हो गए। अगला दृश्य। रात अंधेरी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। केदारनाथ के फ्लैट के सामने की सड़क सुनसान पड़ी थी। सुनील और किरमानी सड़क के मोड़ पर ही टैक्सी से उतर गए और पैदल आगे बढ़े। प्रभुदयाल या उसका कोई आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सुनील को पूरा विश्वास था कि प्रभुदयाल आसपास ही कहीं होगा और वो उनके केदारनाथ के फ्लैट में दाखिल होने के बाद फ्लैट के बाहर जरूर पहुंच जाएगा। प्रभुदयाल अव्वल तो कोई वादा करता नहीं था, लेकिन जब करता था तो उसे पूरी तरह निभाता था। इमारत की नीम अंधेरी तंग सीढ़ियों को तय करके वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे। केदारनाथ ने सुनील ने केदारनाथ के फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। तुरंत दरवाजा खुला। चौखट पर केदारनाथ प्रकट हुआ। उसने पहले सुनील को देखा, फिर विचलित भाव से सुनील के बगल में खड़े किरमानी को देखा। फोन पर तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ भी कोई आने वाला था? क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा असिस्टेंट न्यूज एडिटर किरमानी है। मालूम है। दोनों भीतर दाखिल हुए। सुनील सजे सजाए ड्राइंग रूम में चारों ओर निगाहें दौड़ाने लगा। जोशी नहीं आया? नहीं, बैठो तुम लोग। फिर सुनील की निगाह बड़ी मेज पर पड़ी। वो उसके समीप की एक कुर्सी पर बैठ गया। किरमानी उसके करीब की एक कुर्सी पर बैठ गया। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? केदारनाथ बेसब्रेपन से बोला। सब्र करो, जोशी को तो आ जाने दो। वो आएगा भी। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। केदारनाथ ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। जोशी भीतर दाखिल हुआ। वो दरवाजे के पास ही ठिठक कर खड़ा हो गया और बड़े असहिष्णुतापूर्ण स्वर में बोला, क्या किस्सा है? आओ, बैठो तो सही, सुनील बोला। फिर किस्सा भी मालूम होता है। जोशी एक क्षण ठिठका सा दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा और आकर एक सोफे पर ढेर हो गया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा।
मेरा ख्याल है मैं उस आदमी का अंदाजा लगा सकता हूं जिसने त्यागी, ठाकुर और नारायण कुमार की हत्याएं की हैं। शुरुआत कैसी है? सुनील बोला। आगे बढ़ो, जोशी शुष्क स्वर में बोला। कल दोपहर बाद मैंने त्यागी के ऑफिस में पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ तस्वीरें खींची थी। उससे पहले एक तस्वीर मैंने कमर्शियल स्ट्रीट से गुजरते ताजियों के जुलूस की खींची थी, जो कि वहां जाने का मेरा असली मकसद था, और जिसे खींचते हुए तुम दोनों ने मुझे देखा था। उस तस्वीर में और भी कई लोग थे जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता, लेकिन उसमें केदारनाथ, तुम और दमयंती जोशी श्रीनिवास हाउस से बाहर निकलते दिखाई दे रहे थे, और जोशी, तुम सड़क से पार एक इमारत के दरवाजे में खड़े इन दोनों को देखते दिखाई दे रहे थे। तस्वीर में फुटपाथ पर चलते नारायण कुमार की तस्वीर भी साफ आई थी। केदारनाथ, तुम पुलिस के चंगुल से अभी तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि जोशी की बीवी अपने इस बयान से हिली नहीं रही कि तुम हर क्षण उसके साथ थे। जोशी सामने इमारत से तुम्हें देख रहा था, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो कब से वहां मौजूद था। लेकिन शायद वो बहुत पहले से वहां मौजूद हो और तुम्हारी उन हरकतों को भी उसने देखा हो जिनको वो पुलिस के सामने कबूल नहीं कर रहा। पुलिस ने अभी तक इस पहलू को नजर में रखते हुए जोशी पर दबाव नहीं डाला है, लेकिन ऐसी नौबत आ सकती है, और तब हो सकता है कि दमयंती जोशी, केदारनाथ, दमयंती जोशी वाली तुम्हारी ठोस एलिबाई ताश के घर की तरह धाराशायी हो जाए। आगे बढ़ो, फिर जोशी बोला। अचला मजूमदार अपने बाप की रिवॉल्वर साथ लेकर त्यागी से अपनी वो चिट्ठियां हासिल करने की नीयत से उसके ऑफिस में गई थी, जिनके दम पर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वहां हालात ऐसे बन गए कि उसे त्यागी पर गोली चलानी पड़ी, लेकिन इत्तेफाक से दोनों ही बार निशाना चूक गया। त्यागी भयभीत हो उठा। वो जानता था कि अचला तब तक गोली चलाती रहेगी जब तक कि वो किसी गोली का निशाना नहीं बन जाएगा। इसलिए उसने ये अभिनय किया कि गोली उसे लग गई है और वो फर्श पर ढेर हो गया। अचला उसे मरा समझकर रिवॉल्वर को वहीं फेंक कर वहां से भाग खड़ी हुई। फिर वो मुझसे टकरा गई। उससे सारी कहानी सुनकर मैं त्यागी के ऑफिस में पहुंचा, लेकिन तब तक रिवॉल्वर वहां से गायब हो चुकी थी। सुनील अपनी कहानी का प्रभाव श्रोताओं पर देखने के लिए ठिठका, लेकिन फिलहाल किसी पर कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। त्यागी एक बेहद चालाक आदमी था और तजुर्बेकार ब्लैकमेलर था, सुनील बोला। वो मजूमदार को पहले से ही थोड़ा बहुत ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन जो घटना अभी उसके ऑफिस में होकर हटी थी, उसके दम पर वो मजूमदार को ज्यादा तगड़ी ब्लैकमेलिंग का शिकार बना सकता था। त्यागी पर मजूमदार की लड़की ने गोली चलाई थी, जिनके सुराख उसके ऑफिस की दीवार में साफ दिखाई दे रहे थे, और मजूमदार की रिवॉल्वर उसके पास थी। उसने मजूमदार को फोन करके उसे अपने ऑफिस में बुलाया। सुनील फिर ठिठका। वो केदारनाथ की तरफ घूमा और बोला, तुम तो ब्लैकमेलिंग में त्यागी के पार्टनर थे। क्या तुम्हें त्यागी की इस नई चाल की खबर हुई थी? मुझे कैसे होती? केदारनाथ झुंझुलाकर बोला। लेकिन जिस वक्त गोली चली थी उस वक्त तुम ऊपर अपने ऑफिस में थे। तुमने आवाज सुनी होगी तो तुम ये देखने भी जरूर पहुंचे होगे कि क्या हो गया था। केदारनाथ ने उत्तर नहीं दिया। सुनील ने लापरवाही से कंधे झटकाए। उसे उत्तर की उम्मीद भी नहीं थी। हत्यारे को यह मालूम था कि त्यागी ने मजूमदार को फोन किया था। सुनील आगे बढ़ा। इसलिए उसने उस कॉल को भी अपनी योजना का एक अंग बना लिया। यह भी सीधी सी बात है कि हत्यारा त्यागी का अच्छा मित्र था, और इसलिए उसके त्यागी के ऑफिस में पहुंचने पर त्यागी ने उसे मजूमदार को की टेलीफोन कॉल के बारे में बता दिया था। हत्यारा चाहे उस वक्त वहां त्यागी के कत्ल के इरादे से नहीं आया था, लेकिन उसके मन में देर सवेर त्यागी का कत्ल करने का इरादा जरूर रहा होगा। उस वक्त त्यागी के कत्ल का जो सुनहरी और सुरक्षित मौका उसके सामने था, उसे चूकना उसने मुनासिब नहीं समझा होगा। कैसा अजीब संयोग है कि जो स्थिति मजूमदार को ब्लैकमेल करने का कारण बनने वाली थी, वही स्थिति मजूमदार को ब्लैकमेल करने का कारण बन वही स्थिति ब्लैकमेलर की हत्या का कारण बन गई। कैसा अजीब संयोग है कि जो स्थिति मजूमदार को ब्लैकमेल करने का कारण बनने वाली थी,
वही स्थिति ब्लैकमेलर की हत्या का कारण बन गई। हत्यारे ने मजूमदार वाली रिवॉल्वर उठाई और त्यागी को शूट कर दिया। रिवॉल्वर हत्यारे की नहीं थी। अचला समझ रही थी कि कत्ल उसने किया था। उसका कॉम्पैक्ट कमरे में गिरा पड़ा था और जल्दी ही घटनास्थल पर लड़की का बाप पहुंचने वाला था। हत्यारा सुरक्षित था। उन हालात में उस पर कोई आंच नहीं आ सकती थी। सुनील एक सिगरेट सुलगाने के लिए टिटका। उसने देखा किरमानी अपने चेहरे का पसीना पोंछ रहा था और अब केदारनाथ और जोशी के चेहरों पर पहले से कहीं अधिक तल्लीनता दिखाई दे रही थी। त्यागी के कत्ल की हत्यारे के हक में सबसे बढ़िया बात यह थी, सुनील आगे बोलने लगा, कि संदेह के दायरे में कई लोग आ गए थे सिवाय हत्यारे के। प्रकाश की ही मिसाल लो। त्यागी की थोड़ी मरम्मत करने की नीयत से वो घटनास्थल पर पहुंचता है। वो त्यागी को मरा पड़ा पाता है। वो रिवॉल्वर देखता है लेकिन वो उसे पहचानता नहीं। ना ही उसे ये मालूम होता है कि वहां वास्तव में क्या हुआ था। इसलिए स्वाभाविक था कि उसने रिवॉल्वर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और कॉम्पैक्ट वो कहता है कि उसने वहां पड़ा देखा नहीं था। केदारनाथ, उस दौरान तुम उसी मंजिल पर थे। तुमने पुलिस को फोन करके ये टिप दी थी कि मैं त्यागी के ऑफिस में घुसा तस्वीरें खींच रहा था, क्योंकि अपने ऑफिस को खाली ऑफिस से मिलाने वाला दरवाजा और उससे अगला दरवाजा खोलकर तुमने मुझे त्यागी के ऑफिस में देख लिया था। ये मेरे ताजियों की तस्वीर खींचने के बाद की बात है। तुम एक बार दमयंती जोशी के साथ इमारत से बाहर चले गए थे और फिर ये जानने के लिए वापस लौटे थे कि वहां मैं क्या करने गया था, और तुमने जान भी लिया था कि मैं वहां क्या कर रहा था। मिस्टर, किस चक्कर में हो तुम? एकाएक केदारनाथ भड़क उठा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे ही फ्लैट में बैठे मेरे मुंह पर त्यागी की हत्या का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? शामत तो नहीं आई तुम्हारी? इसे कह लेने दो अपनी कहानी, जोशी बोला। फिलहाल तो कहानी बड़ी मजेदार है। तुम अपना थोबड़ा बंद रखो, केदारनाथ कहर भरे स्वर में चिल्लाया। जोशी ठीक कह रहा है, सुनील बोला। आगे कहानी और भी दिलचस्प है। पहले पूरी कहानी सुन लो, फिर बाद में चाहे मुझे फ्लैट से उठाकर बाहर फेंक देना। केदारनाथ हिचकिचाया। वैसे चाहे तुम इसे कहानी समझो, सुनील जल्दी से बोला, लेकिन इतना तुम्हें मानना पड़ेगा कि कहानी है दमदार। तुम्हारा पुलंदा बांध देने की पूरी क्षमता रखती है ये। लेकिन ये झूठी कहानी है, केदारनाथ फिर बोला। तो फिर सच्ची तुम सुना दो। तुम बता दो कि वास्तव में क्या हुआ था। तुम ही बको। अपनी कथा समाप्त करो और फिर चलते फिरते नजर आओ। केदारनाथ, अभी तक तुम दमयंती जोशी की शहादत की वजह से ही बचे हुए हो। यह बात अभी और कितनी बार कहोगे तुम? अगर दमयंती जोशी की शहादत झूठी साबित हो गई तो तुम सीधे फांसी के फंदे पर दिखाई दोगे। पुलिस ने दमयंती जोशी का झूठ, जो वो तुम्हारी खातिर बोल रही है, कबूलवाने की कसम खाई हुई है। और तुम्हारी जानकारी के लिए इस वक्त भी दमयंती जोशी पुलिस हेडक्वार्टर पर मौजूद है। पुलिस के कई उच्च अधिकारी उसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं और वो किसी भी क्षण कबूल करने वाली है कि उसने तुम्हारी खातिर झूठ बोला था। हत्या के समय तुम उसके साथ नहीं थे। ये झूठ है, केदारनाथ चिल्लाया। तुम बेशक पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके पता कर लो। मैं कर भी लूंगा। असलियत जानने लायक वाकफियत मेरी है वहां, केदारनाथ ने धमकाया। तो करो ना, कौन रोक रहा है? केदारनाथ दृढ़ कदमों से टेलीफोन की तरफ बढ़ा। उसने एक नंबर मिलाया, अपना परिचय दिया और कहा, यार जरा पता लगाकर बताओ कि क्या दमयंती जोशी इस वक्त वहां पुलिस हेडक्वार्टर पर है? अच्छा, कहाँ? प्रभुदयाल के कमरे में। ओके, थैंक यू। नहीं, कोई खास बात नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। उसने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव प्रकट हुए। सुनील ने एक विजेता के अंदाज से उसकी तरफ देखा। बहुत हुआ, एकाएक केदारनाथ भड़क कर बोला।
तुम फूटो यहां से। डर गए? सुनील उपहासपूर्ण स्वर में बोला। ऐसी की तैसी तुम्हारी। कौन डरता है तुम्हारे जैसे चूहे से? तुम साले 2 टके के प्रेस रिपोर्टर। तुम क्या समझते हो कि अपनी इस बेबुनियाद बकवास से तुम मुझे सचमुच में ही त्यागी का हत्यारा सिद्ध कर लोगे? मेरी ऐसी कोई मर्जी नहीं है। मेरी बला से तुम त्यागी जैसे दर्जनों लोगों का कत्ल कर दो। मेरी दिलचस्पी है सिर्फ ठाकुर के कत्ल में। वो मेरा सहयोगी था और उसकी जान मेरे उस काम की वजह से गई थी जो वो मेरे लिए कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आदमी ने त्यागी का कत्ल किया है उसने ठाकुर का भी कत्ल किया है, और ठाकुर के कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे पाताल से भी खोद निकालने की कसम खाई है। एकाएक सुनील उठ खड़ा हुआ। उसने बड़े नाटकीय ढंग से अपनी पतलून की बेल्ट में से रिवॉल्वर खींच ली। केदारनाथ, सुनील गरज कर बोला, जैसे तुमने मेरे बारे में पुलिस को टिप दी थी वैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में टिप मिली है कि ठाकुर की हत्या तुमने की है। अगर वो टिप सही है तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। केदारनाथ सकपकाया। उसका हाथ अपने शोल्डर होलेस्टर में रखी रिवॉल्वर की तरफ सरका, लेकिन रास्ते में ही ठिठक गया। जोशी स्थिर बैठा रहा। किरमानी हड़बड़ाकर कुर्सी से आधा उठ गया। वो आंदोलित स्वर में बोला, सुनील संभल कर। कोई अपनी जगह से न हिले। सुनील चेतावनी भरे स्वर में बोला, मैं इस फ्लैट की तलाशी लेना चाहता हूं। तुम्हारी शामत आई है बेटा, केदारनाथ विशैले स्वर में बोला। मेरी नहीं, तुम्हारी। विश्वास ना हो तो कोई ऐसी हरकत करके देखो जो मुझे नापसंद हो। केदारनाथ चुप रहा। सुनील ने ड्राइंग रूम की तलाशी लेनी आरंभ की। उसने खामखा 4-5 जगह हाथ मारा। ऐसा वो 2 वजह से कर रहा था। एक तो वातावरण में सस्पेंस फैला रहे, और दूसरे किसी को यह संदेह ना हो कि जो चीज सुनील तलाश कर रहा था उसे मालूम थी कि वो कहां मिलने वाली थी। केदारनाथ अब एकाएक बेहद गंभीर हो उठा था। उसकी सिकड़ी हुई आंखें हर जगह सुनील का पीछा कर रही थी। अब सुनील ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां से किरमानी और ड्राइंग रूम में मौजूद विशाल दीवान उसकी दाईं तरफ थे। जोशी उसकी बाईं तरफ था और केदारनाथ उसके एकदम सामने खड़ा था। बड़ी मेज सुनील और दीवान के बीच में थी। सुनील उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने अनुभव किया कि केदारनाथ की तरफ पीठ फेरे बिना वो मेज की तलाशी नहीं ले सकता था। सुनील मेज की तरफ बढ़ा। रामजादे, केदारनाथ सांप की तरफ फुफकारा, तुम कोई चाल चल रहे हो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी वो गत बनाऊंगा कि तुम याद करोगे। क्यों खामखा रो रहे हो? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? जोशी बोला। और मैं तुम्हें भी देख लूंगा। देख लेना। बहुत लोग मुझे देख चुके हैं। एक और सही, जोशी लापरवाही से बोला। सुनील किरमानी की तरफ आकर्षित हुआ। किरमानी, थोड़ी मदद करो। मैं? किरमानी हड़बड़ाया। तुम जरा ये रिवॉल्वर संभालो और इसे कवर करके रखो। मैं जरा मेज की तलाशी ले लूं। किरमानी उठ खड़ा हुआ। सुनील ने आगे बढ़कर उसे रिवॉल्वर थमा दी और स्वयं बड़ी मेज की दराज खोलकर देखे। फिर उसने मेज के नीचे हाथ मारना आरंभ किया और फिर वो फिल्म उसके हाथ में आ गई जो जौहरी उसके कहने पर वहां छुपा कर गया था। अब हो गया काम, सुनील खड़ा होता हुआ शुष्क स्वर में बोला। क्या हो गया? केदारनाथ ने तीखे स्वर में पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे बारे में मुझे एक गुमनाम टिप मिली थी, सुनील बड़े इत्मीनान से बोला। और मैंने यह भी कहा था कि अगर वो टिप सही है तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं केदारनाथ। सुनील ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज से अपना फिल्म वाला हाथ उसके सामने किया और बोला, यह है तुम्हारी सारी करतूतों का जीता जागता सबूत, जिसे तुमने बड़ी सावधानी से इस मेज के नीचे छुपा रखा था। यह है वो फिल्म जिसकी वजह से ठाकुर की हत्या हुई थी।
केदारनाथ, मुझे तुमसे ऐसी जहालत की उम्मीद नहीं थी। इसे यहां छुपाकर रखने के स्थान पर तुम्हें इसे नष्ट कर देना चाहिए था। इस फिल्म का तुम्हारे पास से बरामद होना ही इस बात का सबूत है कि तुमने ठाकुर की हत्या की है। लेकिन शायद तुम्हारे लालच ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम इस फिल्म को नष्ट न करो। इस फिल्म में निहित तस्वीर के दम पर अब शायद तुम किसी और को ब्लैकमेल करने का इरादा रखते थे। लेकिन अब अपने सारे नापाक इरादों को हमेशा के लिए भूल जाओ। यह फिल्म जो मैंने दो गवाहों के सामने तुम्हारे फ्लैट से बरामद की है, तुम्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाएगी केदारनाथ। यह धोखा है, फरेब है, मुझे फंसाया जा रहा है। केदारनाथ आतंकित स्वर में बोला। तुम्हें कैसे मालूम है कि यह ताजियों वाली फिल्म है? किरमानी बोला। तुमने इसे खोलकर तो देखा नहीं? नहीं देखा तो अब देख लेता हूं। लेकिन जिस ढंग से ये छुपा कर रखी गई है, उसी से जाहिर होता है कि यह वही खतरनाक फिल्म है। फिर सुनील ने फिल्म खोल दी। उसमें दो ही नेगेटिव थे। सुनील ने फिल्म केदारनाथ की तरफ उछाल दी। नेगेटिवों से पता ना लग रहा हो तो ये प्रिंट देखो, सुनील बोला। उसने पूर्व स्थापित नाटकीय ढंग से अपनी जेब से दो तस्वीरें निकाली और वो उन्हें सबके सामने लहराने लगा। ये सब धोखा है, हाथ की सफाई है। हरामजादे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। केदारनाथ गला फाड़कर चिल्लाया। उसके बाद चंद ही क्षणों में कई घटनाएं एक साथ घटी। कमरे का दरवाजा भड़ाक से खुला और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल और एएसआई लूथरा तन दनाते हुए भीतर घुस आए। दोनों के हाथों में रिवॉल्वरें थी। उसी क्षण आंखों में एक अजीब वहशियाना भाव लिए किरमानी ने अपने हाथ में थमी रिवॉल्वर केदारनाथ की तरफ तानी। केदारनाथ ने बिजली की फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। किरमानी ने रिवॉल्वर का घोड़ा दबाया। केवल एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई। रिवॉल्वर से गोली न निकली। उसमें गोली थी ही नहीं। वो बौखलाया। उसने फिर घोड़ा दबाया। तभी सुनील ने प्रभुदयाल की रिवॉल्वर का रुख केदारनाथ की तरफ फिरते देखा। किरमानी ने तीसरी बार घोड़ा दबाया। एक क्लिक की आवाज के बिना कुछ भी ना हुआ। उसका चेहरा राख की तरह सफेद हो उठा। केदारनाथ की उंगली ट्रिगर पर कस चुकी थी। प्रभुदयाल भी गोली चलाने को तत्पर था। सुनील ने झपट कर प्रभुदयाल को एक और धक्का दिया। एक साथ दो फायर हुए। केदारनाथ की रिवॉल्वर से निकली गोली किरमानी की छाती में लगी और वो कटे वृक्ष की तरह फर्श पर ढेर हो गया। प्रभुदयाल की गोली केदारनाथ के कंधे में कहीं लगी। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर नीचे गिर गई और उसने दूसरे हाथ से अपना कंधा थाम लिया। प्रभुदयाल लड़खड़ाता हुआ संभला। उसने फिर केदारनाथ को अपने रिवॉल्वर का निशाना बनाया। गोली मत चलाना, सुनील गला फाड़कर चिल्लाया। प्रभुदयाल हिचकिचाया। उसी दौरान जोशी ने भी रिवॉल्वर निकाल ली थी, लेकिन लूथरा ने बड़ी तत्परता से रिवॉल्वर के हाथ से परे झटक दी और उसे अपने रिवॉल्वर से कवर कर लिया था। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? प्रभुदयाल कहर भरे स्वर में बोला। किरमानी खामखा गोली खा गया है। मैंने इस केदारनाथ के बच्चे का पहले ही काम तमाम कर देना था। इसी बात का तो मुझे डर था, सुनील बोला। क्या मतलब? अगर हम केदारनाथ को मार डालते तो हम इसे कभी अपराधी न सिद्ध कर पाते। किसे कभी अपराधी न सिद्ध कर पाते? प्रभुदयाल हैरानी से बोला। अपराधी तो केदारनाथ है। अभी तुमने खुद सिद्ध किया है। मैंने अपने कानों से बाहर खड़े सब कुछ सुना। प्रभुदयाल एक क्षण ठिठकार बोला। हे भगवान, अब तुम कोई स्टंट तो नहीं मारने वाले हो? तुम्हारे ख्याल से त्यागी, ठाकुर और नारायण कुमार का हत्यारा कोई और तो नहीं है? सुनील ने हामी भरी। कौन? प्रभुदयाल ने पूछा। जोशी? नहीं, सुनील ने बड़े इत्मीनान से कहा। किरमानी। हे भगवान, ये क्या बक रहे हो तुम? सुनील मुस्कुराया। फिर वो केदारनाथ की तरफ आकर्षित हुआ और बोला, केदारनाथ, झूठ के जिस जाल में अभी मैंने तुम्हें फंसाया था, वो तुम्हें फांसी के फंदे पर पहुंचा सकता था। इंस्पेक्टर साहब को मेरी बातों पर कितना विश्वास हो चुका था, इसकी यही मिसाल काफी है।
कि ये अपराधी को बचाने के लिए तुम्हें शूट करने जा रहे थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैंने ऐन मौके पर इंस्पेक्टर साहब को धक्का न दिया होता तो गोली तुम्हारे कंधे में लगने के स्थान पर किसी घातक स्थान में लगती और तुम्हारा काम हो जाता। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच कह डालो। ओके? केदारनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। अगला दृश्य। सुनील ने ब्लास्ट के ऑफिस में मलिक साहब को फोन किया। बहुत हंगामा हो गया है साहब, आप केदारनाथ के फ्लैट में पहुंचे। क्या हो गया है? मलिक साहब ने सशंक स्वर में पूछा। किरमानी को गोली लग गई है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। ओह माय गॉड! सुनील ने रिसीवर रख दिया। प्रभुदयाल पहले ही एम्बुलेंस के लिए फोन कर चुका था। सुनील की इस बात से कि हत्यारा किरमानी था, वो अभी भी चकराया हुआ था। ये क्या गोरख धंधा है? प्रभुदयाल बोला। पहले तुमने केदारनाथ के खिलाफ इतना मजबूत केस तैयार किया और अब कहते हो कि वो हत्यारा नहीं है। जब तुम्हें मालूम था कि वो हत्यारा नहीं है तो फिर खामखा उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे? उसकी जुबान खुलवाने के लिए, सुनील बोला। और केदारनाथ जैसे घुटे हुए आदमी की जुबान खुलवाने का एक ही तरीका था कि उसे एहसास दिलाया जाता कि उसकी अपनी गर्दन फंसी जा रही है। नतीजा तुम्हारे सामने है। तो तुम्हें यहां आने से पहले मालूम था कि अपराधी किरमानी है? अंदाजा तो था। कैसे? तस्वीर की वजह से। प्रभुदयाल ने वो दोनों तस्वीरें उठा ली जो सुनील ने मेज पर डाल दी थी। कुछ देर वो ताजियों वाली तस्वीर को देखता रहा और फिर उसकी निगाह दूसरी तस्वीर पर टिक गई, जो त्यागी के ऑफिस की सुनील द्वारा खींची गई सर्वप्रथम तस्वीर थी। ताजियों वाली तस्वीर ने मुझे बेवकूफ बनाया, बहुत बेवकूफ बनाया, सुनील बोला। मैं आरंभ से ही इसे बेहद महत्व देता रहा, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण तस्वीर दूसरी है। दूसरी तस्वीर मेरे सामने आई तो तभी मुझे इसका महत्व महसूस हुआ, जबकि क्योंकि तस्वीर मैंने खुद खींची थी, असली बात मुझे तस्वीर देखे बिना भी सूझनी चाहिए थी। कौन सी असली बात? जो मुझे ये दूसरी तस्वीर देखकर ही सूझी। प्रभु, जरा गौर करो। इस दूसरी तस्वीर में वो स्थान साफ दिखाई दे रहा है जहां से तुमने कॉम्पैक्ट बरामद किया था, लेकिन तस्वीर में तो कॉम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु गौर से तस्वीर देखने लगा। पहले जब मैंने घटनास्थल पर कॉम्पैक्ट पड़ा देखा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे पहले फेरे में क्यों नहीं दिखाई दिया था। अब मुझे मालूम है कि वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया था। ये तस्वीर इस बात की शहादत है कि उस वक्त कॉम्पैक्ट वहां था ही नहीं। जहां कॉम्पैक्ट पड़ा मिला था, अगर वो वहां होता तो चाहे मेरी निगाहें उसे नजरअंदाज कर गई होती, लेकिन वो इस तस्वीर में जरूर आता। लेकिन कॉम्पैक्ट वहां नहीं था, और जब मैं वहां से गया था तो मैं रमाकांत के आदमी जौहरी को घटनास्थल की निगरानी के लिए तैनात करके गया था। जौहरी मेरे किरमानी के साथ दोबारा वहां लौटने तक वहां की निगरानी करता रहा था। तब तक पुलिस के अलावा वहां कोई नहीं आया था। मैंने वहां पहुंचकर जौहरी को वहां से विदा कर दिया था। इसका मतलब साफ है कि कॉम्पैक्ट घटनास्थल पर बाद में रखा गया था, और यह काम पुलिस तो कर नहीं सकती थी, मैं नहीं कर सकता था। कर सकते थे तो केवल दो आदमी, एक केदारनाथ और दूसरा किरमानी। केदारनाथ मुझे देखने के लिए वहां लौटा था, इसलिए हो सकता है कि मेरे जाने के बाद उसने कॉम्पैक्ट त्यागी के कमरे में रखा हो और फिर खाली ऑफिस के रास्ते से अपने ऑफिस में पहुंचकर कहीं छुपा रहा हो ताकि जौहरी उसे देख ना ले। वो गलियारे में कदम रखता तो जौहरी उसे जरूर देख लेता, लेकिन केदारनाथ अपने ऑफिस में छुपा रहा हो, यह बात इसलिए संभव नहीं थी क्योंकि तुमने खुद मुझे बताया था कि 2:15 बजे केदारनाथ दमयंती जोशी के फ्लैट में मौजूद था। इसका मतलब है कि वो मुझ पर निगाह डालने के फौरन बाद और जौहरी के वहां पहुंचने से पहले वहां से जा चुका था। अब रह जाता है किरमानी। कॉम्पैक्ट निश्चय ही उसने वहां रखा था।
कब? जब वो मेरे साथ वहां पहुंचा था। उस वक्त कॉम्पैक्ट उसकी जेब में था। मैं जौहरी की छुट्टी करने की नीयत से गलियारे में ही ठिठक गया था और किरमानी तुम्हारे लूथरा के पास अंदर चला गया। प्रभु, उसने तुम्हारी मौजूदगी में तुम लोगों की आंख बचाकर कॉम्पैक्ट वहां प्लांट किया था। क्यों? सुनो, वो पहली बार त्यागी के ऑफिस में अचला के गोली चलाकर और रिवॉल्वर फेंक कर भाग जाने के बाद आया था। त्यागी ने उसे बताया कि अभी अभी क्या हुआ था और उसने लड़की के बाप को फोन करके वहां बुलाया था। किरमानी ने त्यागी से पीछा छुड़ाने के उस सुनहरी मौके का इस्तेमाल किया। उसने रिवॉल्वर उठाई और त्यागी को शूट कर दिया। उसने रिवॉल्वर तो फिर वहीं फेंक दी जहां उसने रिवॉल्वर तो फिर वहीं फेंक दी, लेकिन अचला का वहां गिरा रह गया कॉम्पैक्ट वहां नहीं छोड़ा। मजूमदार वहां आने वाला था। रिवॉल्वर के साथ साथ वो कॉम्पैक्ट को भी पहचान लेता और फिर अपनी लड़की की हिफाजत की खातिर वो रिवॉल्वर के साथ साथ कॉम्पैक्ट भी वहां से उठा ले जाता। रिवॉल्वर वहां से मजूमदार ने उठाई थी? हाँ। अगर मजूमदार कॉम्पैक्ट भी ले जाता तो कत्ल के साथ अचला का सीधा रिश्ता जोड़ने वाला कोई सबूत पुलिस के हाथ न लगता। किरमानी चाहता था कि पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत जरूर लगे जो हत्या के समय अचला की वहां मौजूदगी स्थापित कर सके। उसने तुम्हें फोन करके ये कहा कि उसे फोन पर एक टिप मिली थी कि त्यागी का कत्ल हो गया था। यह टिप की कहानी उसने घड़ी ही इसलिए थी कि उसे घटनास्थल पर फिर जाने का कोई बहाना मिल सकता और वो वहां कॉम्पैक्ट छोड़ सकता। आगे? जब ठाकुर की हत्या हुई तो मैं यही समझता रहा कि हत्या ताजियों की तस्वीर की खातिर हुई थी, क्योंकि वही वो तस्वीर थी जिसको हासिल करने के लिए कई लोग उतावले थे। लेकिन जब मैंने दूसरी तस्वीर देखी जिसमें कि कॉम्पैक्ट नहीं था, तो सारी कहानी मेरी समझ में आ गई। अब यहां भी पहले वाली स्थिति प्रकट होती है। केवल दो ही आदमी ये बात जानते थे कि पहले फेरे में मैंने त्यागी के ऑफिस में तस्वीरें भी खींची थी। केदारनाथ जानता था क्योंकि उसने तो मुझे ऐसा करते वहां देखा ही था, क्योंकि पिछली रात इस बारे में जब मैंने तुम्हें बताया था तो वो भी पुलिस हेडक्वार्टर में तुम्हारे कमरे में मौजूद था। मैंने ये भी कहा था कि मैंने अपनी खींची तस्वीरों की फिल्म डेवलप करने और प्रिंट बनाने के लिए ठाकुर को दी हुई है। प्रभु, तुम्हारे अलावा केवल केदारनाथ और किरमानी को ही मालूम था कि पहले फेरे में त्यागी के ऑफिस में तस्वीरें भी खींची थी। अब क्योंकि किरमानी घटनास्थल पर बाद में कॉम्पैक्ट छोड़कर आया था, इसलिए वो महसूस कर रहा था कि कॉम्पैक्ट वहां छोड़ा जाने से पहले खींची गई वो तस्वीरें उसकी पोल खोल सकती थी। इसलिए वो तस्वीरें उसके हाथ आनी जरूरी थी ताकि वो उन्हें अपने खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल हो पाने से पहले ही नष्ट कर सकता। इसलिए मौका लगने पर उसने डार्क रूम में ठाकुर के सिर पर प्रहार किया और सारी फिल्में और प्रिंट वहां से चुरा लिए। मुमकिन है वो ठाकुर को मारना ना चाहता हो। प्रहार इत्तेफाक से इतना तगड़ा पड़ गया हो कि वो मर गया हो। फिर दुर्भाग्यवश नारायण कुमार ने, जो खुद ताजियों वाली तस्वीर के लिए वहां चक्कर काट रहा था, किरमानी को ठाकुर के सिर पर प्रहार करते या वहां से फिल्में और प्रिंट चुराकर भागते देख लिया हो और यही बात उसकी मौत का कारण बनी। किरमानी की रिवॉल्वर से गोली क्यों नहीं चली? वो रिवॉल्वर किरमानी की नहीं, मेरी है। तुम्हारी ही सही, लेकिन गोली क्यों नहीं चली? क्योंकि गोलियां उसमें थी ही नहीं। वो एक खाली रिवॉल्वर थी जो मैंने जानबूझकर उस पर थोपी थी। क्यों? क्योंकि मुझे भय था कि केदारनाथ को अपना मुंह खोलने को तत्पर पाकर वो कहीं उसका मुंह बंद करने की कोशिश न करे। मैं नहीं चाहता था कि केदारनाथ की उसके हाथों जान जाए, क्योंकि किरमानी की असलियत का वही तो एक इकलौता गवाह है। लेकिन खाली ही सही, तुमने रिवॉल्वर दी ही क्यों उसे? मुझे भय था कि शायद उसके पास अपनी भी रिवॉल्वर हो, क्योंकि मैंने उसे अपनी रिवॉल्वर थमा दी थी। इसलिए उसने अपनी रिवॉल्वर निकालना जरूरी नहीं समझी और उसे सूझा नहीं कि रिवॉल्वर खाली भी हो सकती थी। उसकी निगाह में इतने खतरनाक महाज पर मैं खाली रिवॉल्वर लेकर भला कैसे आ सकता था? अगर मैं अपनी खाली रिवॉल्वर उस पर ना थोपता तो वो अपनी भरी हुई रिवॉल्वर निकाल लेता और फिर कहानी कुछ और ही होती। उस दौरान लूथरा किरमानी की जेबें टटोलने पहुंच गया था।
रिवॉल्वर है इसके पास, उसने घोषणा की। तभी मलिक साहब वहां पहुंच गए। फिर एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस केदारनाथ के ही काम आई। किरमानी पहले ही मर चुका था। अगला दृश्य। A.K. मजूमदार, अचला, प्रकाश और सुनील ब्लास्ट की इमारत में मलिक साहब के ऑफिस में बैठे थे। मजूमदार के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे, जो सुनील से कई बार माफी मांग चुकने के बाद भी दूर नहीं हुए थे। सुनील, मजूमदार बोला, जोशी कहता है कि अगर एक एहसान तुम उस पर और कर सको तो वो जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार होगा, और मैं भी। क्या? मुरारी और कालू तुम्हारी रिपोर्ट पर गिरफ्तार हैं। अगर तुम अपना चार्ज वापस ले लो तो वो बरी हो जाएंगे। वो उन बदमाशों की हिमायत क्यों करना चाहता है? वो नहीं, मैं करना चाहता हूं। पिछले 24 घंटों में जो बेशुमार महामूर्खतापूर्ण हरकतें मैंने की हैं, उनमें से एक ये भी है कि जोशी के माध्यम से मैंने तुम्हारे पीछे गुंडे लगाए। उनकी तुम्हारे से कोई जाति अदावत नहीं थी। उन्होंने जो किया जोशी के माध्यम से मेरी खातिर किया। ओके, मैं चार्ज वापस ले लूंगा। थैंक यू। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि इस मामले में भी तुमने मुझे लपेटने की कोशिश नहीं की। नेवर माइंड। और अचला के लिए तो जो कुछ तुमने किया है वो छोड़िए। एक ही बात बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं पुलिस कमिश्नर से मिला था। उसने वादा किया है कि त्यागी के ऑफिस से बरामद अचला की चिट्ठियां और तस्वीरों को कोई पब्लिसिटी नहीं दी जाएगी, और कल सुबह दोनों चीजें अचला को सौंप दी जाएंगी। वेरी गुड। मैं इसी रविवार को अचला और प्रकाश की शादी कर रहा हूं। तुम आना ना भूलना। जरूर आना। क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। आप भी आइएगा मलिक साहब। आएंगे भाई, मलिक साहब बोले। फिर पिता, पुत्री और भावी दामाद वहां से विदा हो गए। मलिक साहब ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी मेज की एक दराज में से शिवास रीगल की एक नई बोतल और 2 गिलास निकाले। उन्होंने बोतल खोली और दोनों गिलासों में विस्की डाली और एक सुनील की तरफ बढ़ा दिया। मुझे अफसोस है कि किरमानी जैसा आदमी मेरे पास काम करता था। सुनील चुप रहा। उसने विस्की की एक चुस्की ली। मैं तो उसे निकाल ही चुका था, मलिक साहब बोले। तुम उसकी सिफारिश न करते तो आज ब्लास्ट को यह दिन न देखना पड़ता। ब्लैकमेलर का सहयोगी तो वो फिर भी रहता, सुनील बोला। वो खिचड़ी तो बहुत पुरानी पक रही थी। ठाकुर का कत्ल किए बिना भी वो कहाँ मानता। तस्वीर तो उसने हथियानी ही थी। ये तो उसका दुर्भाग्य था कि ठाकुर 2 प्रिंट बनाकर मेरे केबिन में रख गया था, जिनकी की किरमानी को खबर नहीं लग पाई। हाँ, इस किरमानी के बच्चे की वजह से कितनी बदनामी होगी ब्लास्ट की। हमारे अपने कर्मचारी का दखल ना होता तो इतनी बड़ी न्यूज हासिल होने पर हम कितने खुश हो रहे होते। लेकिन अब खैर। सुनील ने अपना गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। मुझे इजाजत है साहब? नहीं। सुनील हैरानी से उनका मुंह देखने लगा। बैठो। सुनील बैठ गया। मुझे पूरी दास्तान सुनाओ। सुन तो चुके हैं आप? पूरी नहीं, चंद टुकड़े। तुम सब कुछ कैसे जान पाए? शुरू से सुनाओ। क्या मैं एक सिगरेट सुलगा सकता हूं? जरूर। सुनील ने लकी स्ट्राइक का एक पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। उसने मेज पर पड़ी एस्ट्रे अपनी ओर खींच ली। मलिक साहब धूम्रपान नहीं करते थे। वो एस्ट्रे आगंतुकों के लिए ही थी वहां। सुनील ने सिगरेट के 2-3 लंबे कश लिए। वो एक क्षण हिचकिचाया, फिर क्षमा याचनापूर्ण निगाहों से मलिक साहब की तरफ देखते हुए उसने शिवास रीगल की बोतल भी अपनी तरफ खींच ली। उसने अपने गिलास में और विस्की डाली और फिर बोला, इस केस से संबंधित कुछ तथ्य तो मुझे केदारनाथ के बयान से मालूम हुए थे। कुछ मैं जाती तौर पर जानता था, और बाकी का मैंने तुक्का भिड़ाया था, जो कि संयोग से फिट बैठा था। हकीकत यह थी कि त्यागी, केदारनाथ और किरमानी तीनों ही ब्लैकमेलिंग के धंधे में पार्टनर थे।
त्यागी का किरमानी पर तब से ही कोई होल्ड था जब वो ब्लास्ट में काम करता था। किरमानी को त्यागी ने एक तरह से जबरदस्ती फंसाया हुआ था। त्यागी और किरमानी दोनों ही अखबार नवीस थे। अपने पेशे की वजह से उन्हें लोगों की जिंदगियों के अंधेरे पहलुओं की भनक मिलती रहती थी। केदारनाथ प्राइवेट डिटेक्टिव था और वो उन अंधेरे पहलुओं को टटोल कर ऐसी बातें खोद निकालता था जो कि ब्लैकमेलिंग का आधार बन सके। इन तीनों में सबसे हरामी त्यागी ही था, क्योंकि किरमानी को भी अपने ऐसे ही जाल में फंसाए हुए था। इसलिए वो हासिल माल में उसे पूरा हिस्सा भी नहीं देता था। किरमानी इस बात से बहुत क्षुब्ध था कि गुनाह तो वो कर रहा था, लेकिन उसकी लज्जत उसे हासिल नहीं हो रही थी। परिणाम स्वरूप त्यागी के प्रति नफरत और विरोध की भावना उसके मन में प्रबल होती जा रही थी। इन्हीं भावनाओं में से इस ख्याल ने जन्म लिया कि क्यों ना वो त्यागी को अपने रास्ते से ही हटा दे। धीरे धीरे ख्याल इरादे में बदल गया और फिर इरादा मजबूत होता गया। वो आरंभ से ही किसी ऐसे मौके की तलाश में था जो त्यागी की हत्या करने के लिए मुफीद हो, लेकिन उस पर आंच ना आए। कल उसे इतना अच्छा मौका मिला जिसकी वह जिंदगी भर कल्पना नहीं कर सकता था। अचला त्यागी के ऑफिस में जाकर उस पर गोली चला आई। जी हाँ। सुनील विस्की की एक चुस्की सुनील विस्की की एक चुस्की और सिगरेट का कश लेता हुआ बोला, एक टुकड़ा तो आप जान ही चुके हैं। कल जब किरमानी त्यागी के ऑफिस से निकला था तो उसने अचला को भीतर जाते देखा था। वहां से चला आने के स्थान पर उत्सुकतावश बाहर ठिठका खड़ा था। फिर उसने दो गोलियां चलने की आवाज सुनी। वो जाकर सीढ़ियों में छुप गया। अचला त्यागी के ऑफिस से निकली और प्रतीक्षारत लिफ्ट में सवार होकर वहां से भाग गई। किरमानी त्यागी के ऑफिस में वापस लौटा तो उसे मालूम हुआ कि लड़की का निशाना चूक गया था और त्यागी तो सही सलामत था। फिर त्यागी ने किरमानी के सामने मजूमदार को फोन करके वहां बुलाया, लेकिन उसने मजूमदार को यह नहीं बताया था कि वास्तव में क्या हुआ था। किरमानी ने सारी स्थिति को समझा। फर्श पर रिवॉल्वर और कॉम्पैक्ट पड़ा देखा और उसने फैसला किया कि त्यागी के कत्ल का इससे बढ़िया मौका जिंदगी भर उसके हाथ नहीं लग सकता था। उसने रिवॉल्वर उठाई और त्यागी को शूट कर दिया। उस दौरान केदारनाथ और दमंती जोशी केदारनाथ के ऑफिस में थे। केदारनाथ ने बीच के खाली ऑफिस का दरवाजा खोलकर किरमानी को वहां देख लिया। उसने किरमानी के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया? वो क्यों बताता? उसे त्यागी की क्या परवाह थी? त्यागी की मौत से तो उसे फायदा ही था। पहले ब्लैकमेलिंग के धंधे में उसे एक तिहाई मिलता था, अब आधा मिलता। फिर वो किरमानी का राज जान गया था। अपने इस ज्ञान को भविष्य में वो बड़े बड़े फायदेमंद तरीके से किरमानी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। बहरहाल उस समय उसने चुप रहने में ही अपना फायदा समझा, इसलिए वो चुपचाप अपने ऑफिस में वापस लौट गया। लेकिन गोलियां चलने की आवाज वहां मौजूद दमयंती जोशी ने भी सुनी थी। केदारनाथ ने पूछे जाने पर बताया कि त्यागी का खून हो गया था, लेकिन वो हत्यारे को नहीं देख पाया था। हम्म। फिर उसके ऑफिस छोड़ने से पहले ही प्रकाश वहां पहुंच गया। केदारनाथ फिर खाली ऑफिस वाला दरवाजा खोलकर त्यागी के ऑफिस में देखने लगा कि प्रकाश वहां क्या करता है। प्रकाश ने त्यागी की लाश देखी तो वो उल्टे पांव वहां से कूच कर गया। थोड़ी देर बाद वहां मजूमदार पहुंचा। उसने वहां अपनी रिवॉल्वर पड़ी देखी। उसने रिवॉल्वर उठाई और वहां से चला गया। फिर केदारनाथ भी दमयंती जोशी के साथ उस इमारत से बाहर निकला। यही वो क्षण था जब ताजियों के जुलूस के साथ साथ उसकी और दमयंती की भी तस्वीर खिंच गई थी। फिर उसने मुझे इमारत में दाखिल होते देखा था और वो भी चुपचाप ये देखने वापस लौट आया था कि मैं भीतर क्या करता हूं, अर्थात त्यागी की लाश देखकर मुझ पर क्या प्रतिक्रिया होती है। पुलिस को तुम्हारी और प्रकाश की घटनास्थल पर मौजूदगी की खबर उसने दी थी? यहां मैं थोड़ी गलती खा गया था। मेरी वहां मौजूदगी की टिप पुलिस को केदारनाथ से मिली थी, लेकिन प्रकाश के बारे में जो गुमनाम कॉल पुलिस के पास पहुंची थी वो किरमानी की थी। असल में हुआ ये था कि केदारनाथ किरमानी के पास पहुंचा और उसने उसे बताया कि वो क्या जानता था। उसने उस पर दबाव डाला कि ब्लैकमेलिंग के धंधे में बदस्तूर उसके साथ काम करता रहे, नहीं तो वो पुलिस को बता देगा कि त्यागी का कत्ल उसने किया था। किरमानी ने हामी भर दी। फिर उसे मालूम हुआ कि अचला तो हत्या के संदेह से पुलिस द्वारा मुक्त की जा चुकी थी। पुलिस के सामने दूसरा बलि का बकरा प्रस्तुत करने के लिए उसने पुलिस को यह टिप दी थी कि हत्या के समय प्रकाश घटनास्थल पर मौजूद था। आई सी।
त्यागी के कत्ल के बाद किरमानी वापस यहां आ गया था। यहां उसने ये बहाना किया कि उसे टिप मिली थी कि त्यागी का कत्ल हो गया था। उसने पुलिस को फोन करके उसी फर्जी टेलीफोन कॉल की बात कह दी जिसके द्वारा उसे वो कथित टिप मिली थी। इस बहाने वो फिर घटनास्थल पर पहुंचा और वहां असला का कॉम्पैक्ट प्लांट कराया। इससे संबंधित बातें आप जानते ही हैं। असला पर कॉम्पैक्ट की वजह से संदेह किया गया, लेकिन फिर वो संदेह से मुक्त भी कर दी गई। फिर मेरे माध्यम से किरमानी को मेरे द्वारा खींची गई तस्वीरों की खबर लगी और उसके लिए एक नई चिंता तैयार हो गई। मेरी खींची ताजियों वाली तस्वीर में कई लोगों की दिलचस्पी थी, क्योंकि वो तस्वीर त्यागी की हत्या के समय उन लोगों की घटनास्थल के आसपास मौजूदगी सिद्ध कर सकती थी। अचला, उसके पापा, प्यारेलाल, नारायण कुमार, जीवन मल्होत्रा, केदारनाथ, सबके लिए तस्वीर भारी चिंता का विषय थी। उस तस्वीर से किरमानी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन दूसरी तस्वीर में केवल एक ही आदमी की दिलचस्पी हो सकती थी, और वो था किरमानी। वो दूसरी तरफ तस्वीर निर्विवाद रूप से सिद्ध करती थी कि कॉम्पैक्ट घटनास्थल पर बाद में रखा गया था, और ये काम केवल किरमानी ही कर सकता था। जिस वक्त उसने कमरे में वो कॉम्पैक्ट रखा था, उस वक्त उसे ये नहीं मालूम था कि मैं वहां का चक्कर पहले ही लगा गया था और वहां की तस्वीरें भी खींच गया था। मेरा पहली बार वहां पहुंचना उसके लिए तो करिश्मा था। उसे क्या मालूम था कि ताजियों की तस्वीर खींचने के लिए मैंने कमर्शियल स्ट्रीट को चुना था। वहां ऐन मौके पर मैं अचला से टकरा गया था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। बहरहाल दूसरी तस्वीर से संबंधित नई चिंताजनक जानकारी के लिए किरमानी पुलिस हेडक्वार्टर से वापस यहाँ लौटा। एक मुनासिब पुलिस हेडक्वार्टर से यहाँ एक मुनासिब मौका देखकर उसने ठाकुर पर आक्रमण किया और सारी तस्वीरें और नेगेटिव उड़ा लिए। ये किरमानी और नारायण कुमार दोनों का दुर्भाग्य था कि ऐन उसी मौके पर नारायण कुमार वहां पहुंच गया और उसने किरमानी को देख लिया। उस वक्त किरमानी को ये तो नहीं मालूम था कि वो कौन था। मालूम होता तो वो नारायण कुमार द्वारा देख लिए जाने की परवाह ही न करता, क्योंकि नारायण कुमार खुद गबन करके भागा हुआ अपराधी था। वो किरमानी की करतूत बयान करने पुलिस के पास जा ही नहीं सकता था। फिर शायद नारायण कुमार ने उससे ताजियों वाली तस्वीर और उसका नेगेटिव मांगा। किरमानी ने उसे समझाया होगा कि इतनी सारी तस्वीरें और नेगेटिवों में से उसकी जरूरत की चीज फौरन तलाश करना कठिन था, इसलिए वो उसे तस्वीर और नेगेटिव बाद में छांट कर पहुंचा देगा और वो उसे अपना पता बता दे। नारायण कुमार ने उसे अपना पता बता दिया, या ऐसा हुआ होगा कि किरमानी उसका पीछा करते करते उसके फ्लैट पर पहुंच गया होगा। बहरहाल किरमानी कैसे भी वहां पहुंचा, वो पहुंचा वहां नारायण कुमार की मौत का पैगाम लेकर ही था। हम्म यानी कि वो दूसरी तस्वीर ही एक इकलौती चीज थी जिसने तुम्हारा ध्यान किरमानी की तरफ आकर्षित किया था। जी हाँ, लेकिन बाद में मुझे एक और बात भी याद आ गई थी, जो इत्तेफाक से किरमानी के मुंह से निकल गई थी। उस बात का अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं था। मतलब ये कि वो किरमानी को हत्यारा सिद्ध नहीं कर सकती थी, लेकिन वो किरमानी की तरफ उंगली जरूर उठा सकती थी। वो क्या बात थी? आज सुबह जब मैं और किरमानी आपके ऑफिस से निकले थे, तो वार्तालाप के दौरान उसने कहा था, पहले बेचारे त्यागी की लाश दाएं पहलू के बल पड़ी देखनी पड़ी। पहले बेचारे त्यागी की लाश दाएं पहलू के बल पड़ी देखनी पड़ी, और फिर बेचारे ठाकुर की लाश मेज पर औंधे मुंह पड़ी देखनी पड़ी। किरवानी के मुंह से निकली इस बात का महत्व पहले मेरी समझ में नहीं आया था, वरना मैं उस दूसरी तस्वीर को देखे बिना भी सारी कहानी समझ जाता। वो कैसे? पुलिस को त्यागी की लाश दाएं पहलू के बल पड़ी नहीं मिली थी। पुलिस को लाश पीठ के बल पड़ी मिली थी, लेकिन मैंने उसे दाएं पहलू के बल पड़े देखा था और उस वक्त उसकी तस्वीर भी खींची थी। इत्तेफाक से लाश मेरे से हिल गई थी और वो लुढ़क कर पीठ के बल आ पड़ी थी। ये बात किरमानी को ही मालूम हो सकती थी कि लाश दाएं पहलू के बल पड़ी थी, क्योंकि वो उसे उस स्थिति में छोड़कर आया था। आज सुबह अनजाने में ही यह हकीकत उसके मुंह से निकल गई थी, हालांकि वो लाश को पीठ के बल पड़ी भी देख चुका था। लेकिन फिर भी किरमानी की करतूत से असली पर्दा तो उस दूसरी तस्वीर ने ही उठाया। जी हाँ। एक और बात, तुमने जोशी को केदारनाथ के फ्लैट पर क्यों बुलाया था? क्योंकि उसे केदारनाथ से नफरत थी।
और मुझे घटनास्थल पर एक गवाह की जरूरत थी। केदारनाथ के खिलाफ ऐसा गवाह ज्यादा अच्छा साबित हो सकता था जो केदारनाथ को पसंद न करता हो। और फिर मैं जानता था कि अगर वहां कोई गड़बड़ हुई तो जोशी मेरा साथ देगा, न कि केदारनाथ का। यानी कि तुम्हें पहले ही मालूम था कि वहां कोई गड़बड़ होने वाली थी? मालूम नहीं था, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी ऐसी आशंका जरूर थी। किरमानी को साथ ले जाने की राय तो मैंने तुम्हें दी थी। अगर मैं ऐसा न करता तो मैं खुद किरमानी को कहता कि वो मेरे साथ चले। वो इनकार भी न करता। इनकार करने की प्रत्यक्षता कोई वजह ही नहीं थी। और फिर उसकी तो खुद ही ये जानने में दिलचस्पी होती कि मैं केदारनाथ के फ्लैट पर करने क्या जा रहा था। उसे वो खाली रिवॉल्वर थमाने का आइडिया बड़ा जोरदार था। अगर मैं ऐसा ना करता तो पासा पलटता देखकर वो अपनी रिवॉल्वर निकालता और फिर शायद हम सबको ही शूट कर देता। आप ये मत भूलिए कि वो 3 कत्ल पहले ही कर चुका था। और वो जानता था कि एक कत्ल की भी उसे वही सजा मिलनी थी जो 1 दर्जन कत्लों की मिल सकती थी। और फिर मुझे भी तो ये नहीं मालूम था कि वास्तव में वहां क्या होने वाला था। वहां मैंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि हर किसी को अपनी सलामती की फिक्र पड़ जाए। मैंने प्रत्यक्षतः एक बड़ा ठोस दिखाई देने वाला केस केदारनाथ के खिलाफ तैयार कर दिया था। केदारनाथ जानता था कि हत्यारा किरमानी था। जब मैंने कहा कि मुझे केदारनाथ के अपराधी होने के बारे में एक बड़ी विश्वसनीय टिप मिली थी, तो उसे बड़ी मेज के नीचे से फिल्म बरामद करके दिखाई, तो वो फट पड़ने को तैयार हो गया था। उसने यही समझा कि किरमानी उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। किरमानी जानता था कि वो फिल्म को तो वो खुद अपने हाथों से नष्ट कर चुका था, लेकिन ये बात मेरे सामने वो कह नहीं सकता था। कहता तो उसकी पोल खुल जाती। उसे ये भी दिखाई दे रहा था कि केदारनाथ किसी भी क्षण हकीकत बयान कर सकता था, इसलिए उसकी जुबान बंद रखने के लिए उसने उसे शूट कर देना जरूरी समझा। तो तुम्हें मालूम था कि ऐसा होना था, इसलिए तुमने उसे खाली रिवॉल्वर दी थी? नहीं, मुझे डर था कि कहीं ऐसा हो ना जाए। क्या तुम किरमानी को मरने से बचा सकते थे? कह नहीं सकता। चाहते तो बचा सकते थे। इस विस्की का कोई मुकाबला नहीं है। संसार में इससे बेहतर विस्की की कल्पना नहीं की जा सकती। मलिक साहब ने घूर कर सुनील की तरफ देखा। फिर उनके होंठों के कोरों पर एक क्षीण सी मुस्कुराहट उभरी और गायब हो गई। ये संसार विचित्रताओं का घर है, सुनील ने सहज स्वर में कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे केस देखे हैं जिनमें अपराधी के खिलाफ एकदम एयर टाइट केस होने के बावजूद भी वो ऊंची अदालत से बरी हो गया। फिर निचली अदालत में सजा होती है, ऊंची अदालतों में अपीलें होती हैं, राष्ट्रपति को माफी की दरख्वास्त भेजी जाती है, फिर कहीं जाकर फांसी की तारीख मुकर्रर होती है। यानी कि गुनाह साबित हो जाने के बाद अपराधी के दुनिया से रुखसत होने तक में कई साल गुजर जाते हैं। तब तक निजाम बदल जाते हैं, कानून बदल जाते हैं। क्या पता कल को सरकार फांसी की सजा का सज, क्या पता कल क्या पता कल को सरकार फांसी की सजा के बहिष्कार की ही घोषणा कर दे। मैं नहीं चाहता था कि ठाकुर का हत्यारा एक क्षण भी फालतू जिए। आई सी, मलिक साहब बोले। आई सी। आइए इसी बात पर एक एक जाम और पिए और भगवान से प्रार्थना करें कि हत्यारे की आत्मा जन्म जन्मांतर तक जहन्नुम की आग में झुलसे। सुनील ने बोतल उठाई और 2 नए पैग तैयार किए। आमीन, मलिक साहब अपना गिलास उठाकर बोले। सुनील ने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारी विस्की पी गया। और वो वहां से जब विदा हुआ तो उसके चेहरे पर परम संतोष के भाव थे। कहानी समाप्त दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पहले किसी भी और चैनल पर नहीं होगी। मैंने कहा है मुझे उम्मीद है, किंतु फिर भी यदि कहीं हो और किसी ने सुन रखी हो तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे चैनल्स हैं और
पाठक साहब की पुस्तकें बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, पूरी सीरीज में उपलब्ध हैं। तो किसी न किसी चैनल पर अगर ये पहले से है तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनके लिए ये नई कहानी होगी। खैर दोस्तों, ये कहानी अब इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी 1 मिनट देखूं। हाँ तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के जितने भी कमेंट आए होंगे, यानी षड्यंत्र भाग 4 तक, नहीं सॉरी 5 तक, उनके उत्तर मैं दे रहा हूं। और उसके बाद जैसे मैंने मैसेज दिया था अपनी पोस्ट में, तो यहाँ से जितने भी आपके कमेंट्स आएंगे उसको अगली कहानी में कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रयास है कि मैं हर रोज़ आपको कम से कम 1 घंटे की कहानी सुनाऊं। बतौर सब्सक्राइबर ये आपका हक बनता है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरे साथ जाती है, और तो क्या कहूँ मैं। आगे आपकी इच्छा है तो चलते हैं। मैं देखूं कहाँ से। हाँ तो षड्यंत्र के पहले भाग से, षड्यंत्र के पहले भाग पर ओके, मैंने वैभव देशमुख जी का उत्तर दिया था। उसके बाद एसके स्टोरीज जी का कमेंट है, खूब अर्जुन के दूसरे भाग पर, षड्यंत्र के दूसरे भाग पर। खूब अर्जुन की स्टोरी पहली बार सुन रहा हूं। आप जैसा कहा फोन के लिए हम भी, आपने जैसा कहा फोन के लिए हम भी पड़ोसी के घर जाते थे। हाँ जी भाई साहब, वो दिन क्या दिन थे। याद करते हैं, बच्चों को बताते हैं तो उन्हें लगता है कि हमको ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। खैर, वैसे उसका भी अपना ही एक मजा होता था। सरबजीत जी कह रहे हैं, मिस कॉल की कहानी मैंने पहले सुन रखी थी इसलिए मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। कोई बात नहीं सरब जी, आप नहीं किया तो भी ठीक है, कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद। सुन भी रखी थी तो फिर भी कोई ना कोई कमेंट कर ही देते। वैसे बहुत बड़ी प्रताड़ना थी यार मिस कॉल, तो इसी पर कर देते। कोई नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो जरूर किया होगा। अजय राजपूत जी कह रहे हैं, बहुत ही मजेदार स्टोरी टेलिंग, दमदार किरदार, षड्यंत्र के दूसरे भाग पर धन्यवाद। वैभव जी ने कहा है, जय श्री राम सर जी, सुनील सीरीज का डबल गेम भी सुनाइएगा। सुनील सीरीज का डबल गेम, सुनील सीरीज डबल गेम, वैभव देशमुख जी, ठीक है, ऐसी आपकी इच्छा। 27/4 को कमेंट है आपका। वैसे सुनील सीरीज की इस कहानी के बारे में भी कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? वैसे सॉरी, मैं पूछना भूल गया था, मुझे इसमें ना थोड़ी तारतम्यता की कमी लगी। पाठक साहब ने जरा हद ही कर दी इस बारी। बताइएगा जरूर आप लोग अपने विचार, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको मुझे कहाँ कहाँ इसकी तारतम्यता में कमी लगी। सबसे पहले तो हम किरवानी पर ही आ जाएं। जरूरत से, यानी होता क्या है, डिटेक्टिव नॉवल को लिखने का जो सारा तरीका है वो ये होता है कि पढ़ने वाले के सामने भी करीब करीब सारे के सारे जो साक्ष्य हैं, क्लूज हैं, वो सामने हों, और फिर वहाँ जो राइटर है उसमें अपना कोई थोड़ा बहुत तड़का लगाए। क्योंकि चाहे भले ही कोई होगा जिसने, जब वो किताब भी पढ़ रहा है तो उसने पूरी किताब एक ही झटके में पढ़ी हो, और ये मानव प्रकृति है कि आप जितना मर्जी पढ़ लें, जितने मर्जी आप होशियार हों, आप सारी किताब याद नहीं रख सकते। तो कोई ना कोई क्लू आपसे छूट गया होता है जो कि राइटर ने नहीं छोड़ना होता, और उसी क्लू को पकड़कर फिर
और फिर बाद में आपको लगता है कि ओह हाँ यार, ये तो बात वहाँ थी और मैंने क्यों नहीं सोची ये बात। ठीक है, लेकिन इस पूरी कहानी में 253 पन्नों की ये किताब थी और इसमें 230 पन्नों तक, नहीं 225 पन्नों तक, 23 पन्नों तक किरमानी मतलब एक साइड आर्टिस्ट था। पिछली बार भी जब किरमानी आया तो, वैसे आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को याद है, हमारे इंडियन टीम के विकेट कीपर हुआ करते थे सैयद किरमानी। खैर, तो पिछली बार भी किरमानी का एक छोटा सा रोल था, जिसे कि सुनील के साथ उन्होंने, जो सुनील की कहानी को उसने थोड़ा तेल मिर्च मसाला लगाकर पब्लिश कर दिया था और मलिक साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। खैर, तो यहाँ पर लगता है कि किरदारों की कमी हो गई, तो इस तरह की तारतम्यता जो है वो बड़ी अजीब सी लगी मुझे। फिर सबसे पहली बात तो ये किरमानी को बीच में लाए, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो शुरू में अगर आपको ध्यान हो तो लिखा हुआ है कि एक तस्वीर उसने खींची जैसे ही वो वहां घुसा, है ना, सुनील ने अंदर आते ही उसने एक तस्वीर खींच ली थी। फिर उसने जब लाश हिल गई तो वो फाइलिंग कैबिनेट के ऊपर चढ़कर उसने एक तस्वीर खींची। फिर उसने नीचे उतरकर एक तस्वीर खींची जिसमें उसको लगा कि मैक्सिमम एरिया कवर होना चाहिए। तो ये 3 तस्वीरें तो ये हो गई, और फिर 2 तस्वीरें उसने इसके फेस की खींची थी। लेकिन ठाकुर ने प्रिंट सिर्फ 2 ही तस्वीरों को बना कर दी है। एक तो ताजियों वाली, जो जुलूस जा रहा था उसकी, जिसका कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, कैसी लगी वो तस्वीर, और दूसरी त्यागी के ऑफिस की। लेकिन उस रील में करीब करीब 6 तस्वीरें होनी चाहिए थी। अच्छा, इतना तो हम सब जानते हैं कि अगर रील जब खोली जाए, और विशेषकर उसे डार्क रूम में इसीलिए खोला जाता था कि जितने भी उसके अंदर प्रिंट हैं वो आ, काट के वापस रील को जोड़ देते थे ताकि आ जाए, वो भी बहुत जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते थे। वरना जैसे ही फिल्म खोली, वो 36 के 36 प्रिंट की जो रील है वो खराब हो जाती थी। केवल वही प्रिंट हाथ में आते थे, और कई बार वो भी नहीं आते थे अगर एक आधा प्रिंट बचा रहता था तो, कि वो फिल्म खराब ना हो जाए, इसलिए उसको पूरी कंप्लीट करके भले यूं ही आपको क्लिक कर दे, चाहो कैमरा आगे करके, रील आगे करके, ताकि जो प्रिंट खींचे हुए हैं वो खराब ना हो। तो खैर, चलिए इतना मान सकते हैं कि वो अखबार वाले थे, उनका रोज का काम था, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो उसने पूरी रील में से केवल वो ही 6 प्रिंट निकाले और दे दिए। लेकिन 6 प्रिंट होने चाहिए थे, सुनील को उसने 2 ही क्यों दिए? ठीक है, पहली बात तो ये चलो दूसरी लगा लेते हैं, किरमानी के साथ वाली, है ना। और तीसरी जो थी बात वो ये थी, अगर आपको याद हो, सुनील अचानक सोहनलाल जोशी के सपना बार और वो कसीनो में चला गया। वो वहां क्यों गया? उसका क्या ताल्लुक था? मतलब रिवॉल्वर लेकर वहां पहुंच गया उसको हड़काने के लिए? क्या करने? अगर मान लो कहते कि सोहनलाल जोशी को वो कहता कि हाँ भाई, तूने कत्ल किया है, करवाया है, बता दे, यानी वो बता देता कि हाँ मैंने किया था, मेरे आदमियों ने करके आए कत्ल। क्या मूर्खता पर, मतलब समझ नहीं आया मुझे इस सीन का कोई क्या तुक था इस कहानी में। खैर, हो सकता है मैं नाजायज ही नुक्स निकाल रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन अच्छा, फिर एक और जो खराब बात थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जिसे देखो वो डार्क रूम पहुंचा हुआ है। हम ये जानते हैं कि ब्लास्ट एक नेशनल डेली है ना, यानी एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है। मान लेते हैं हम कि टाइम्स ऑफ इंडिया ना हो तो उसका जो लोकल कोई एडिशन होता है ना, जैसे छोटे शहरों के लिए छपते हैं, दिल्ली एडिशन हो गया, गुड़गांव एडिशन हो, वो मान लेते हैं, उसका दफ्तर मान लेते हैं, उतनी की रेंज तो होगी ही, वैसा तो अखबार होना चाहिए। चलिए ये भी माना कि 70 80 80 के दशक तक वो उस तरह के होते थे, लेकिन
कोई भी डार्क रूम जो है वो किसी भी अखबार के दफ्तर के रिसेप्शन पर नहीं होता था। मान सिंह कहता है आप गलियारे में आगे चले जाइए, वो अंत में है। यानी इतने एरिया में आपको अखबार वालों ने अपने दफ्तर में घूमने दे दिया, किसी भी आदमी को जो भी आता है वो जा रहा है। ये फैक्ट मुझे जो है ना जचा नहीं। कहानी में सस्पेंस अच्छा था और मुझे लग रहा है कि उसके बाद में हाथ से निकलती हुई जानकर उन्होंने, क्योंकि कोई और तारतम्यता नहीं जुड़ी, तो सोचा कि यार ऐसा करते हैं, इसको फंसा देते हैं, बिना ये सोचे कि भाई लेखक को, पाठक को लगना चाहिए कि मैं इस कहानी से जुड़ा हुआ था। जैसे ही किरमानी का नाम आया मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या बात हुई। खैर चलो, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं और बातें नहीं करता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स को पूरा करते हैं। वैभव देशमुख जी का हो गया, ठीक है जी, मैं डबल गेम देखता हूँ। वासुदेव जी कह रहे हैं कहानी अच्छी है, आपके अंदाज भी अच्छे हैं, धन्यवाद जी। वैभव देशमुख जी का अगला कमेंट है, सुनील सीरीज की सब के सब 122 कहानी आपके पास है, ये सुनकर मुझे जलन हो रही है। हो सके तो सब 122 कहानियों को पढ़कर सुनाएं सर जी। मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन वही है कि आप में से मैक्सिमम यही लिखने लगे अरे ये तो कहीं और उपलब्ध है, तो उसके बारे में क्या करूं, वो सुझा दीजिएगा। नोटिस सोनकर जी कह रहे हैं फाइनली अर्जुन भारद्वाज इज ऑन द फ्लोर, थैंक्स सर। मैं संजय सोनकर, एक बार अर्जुन को भी आपकी आवाज में सुना था, अर्जुन को भी आपकी आवाज में सुनना था, ओके। थैंक यू संजय सोनकर जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना बढ़िया कमेंट किया। फारिक कलीम जी कह रहे हैं कमेंट कहानी के बाद दीजिए प्लीज। आपकी बात बिना पढ़े ही मैंने मान ली, ये पूरी की पूरी कहानी ठकाठक चल रही है। अगर आप इसे एक साथ सुनेंगे, कमेंट आपको अंत में मिलेंगे। जय सुख जेठवा जी कह रहे हैं विकास जी इस दूसरे भाग में कहानी धीमी हो गई, ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। विक्रम जी, खैर कोई नहीं, विक्रम, विकास, विजय, ये सब एक ही जैसे वो है नाम। क्या कह सकते हैं, अनिल मोहन जी ने लिखा ही से इस हिसाब से था। खैर आपके कमेंट के लिए धन्यवाद जयसुख जेठवा जी। विवेक चौहान जी कह रहे हैं विक्रम भाई सुनील सीरीज की स्टोरी नेक्स्ट टाइम अपलोड कीजिएगा। मैं आपके चैनल के सारे नॉवल सुन लिए हैं, अब तो सिर्फ रोज की एक पार्ट सुनने को मिलता है जिससे मेरा काम नहीं चलता। मुझे धारा प्रवाह सुनना और पढ़ने की आदत है। तो विवेक जी, यहाँ तक मेरी आपके कमेंट का उत्तर सुनते सुनते तो आपने पूरी कहानी सुन ली होगी, भले आपने धारा प्रवाह सुनी या फिर एक एक एपिसोड हर रोज सुना। तो एक शिकायत तो आपकी दूर हो गई कि सुनील की स्टोरी नेक्स्ट टाइम अपलोड करिएगा। सुनील की कहानी मैंने अपलोड कर दी। रही सी बात धारा प्रवाह की, तो आप खुद सोचिए यार, 4-5 घंटे का टाइम निकालना एक दिन में मुश्किल है। काम चलाइए थोड़ा बहुत है, थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं, थोड़ा आप करो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ललित माकन जी कह रहे हैं भाई इस दिल के कमेंट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या इस दिल के कमेंट्स के लिए माफ़ी चाहता हूँ, उस दिन मीठा कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया था मीठा, पर मैं आपसे उस दिन सुनील चक्रवर्ती अच्छा अच्छा, ओके ओके, आपने सुनील शेट्टी लिख दिया था। अरे नहीं ललित माकन जी, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था, तो दिल पर ले गए। कोई बात नहीं, मीठा भी जिंदगी में चलता रहना चाहिए, खट्टा मीठा सब। सुनील की कहानी आपने कही और हमने सुना दी, आपने लिखा है आपकी मर्जी हो वो सुनील सीरीज की स्टोरी सुना दीजिए। मुझे लगता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है पूरी हो गई। आपने 2 बार ही लिख दिया कलीम बरीक जी, कमेंट कहानी के बाद सुनाइए प्लीज। पहले लिखा है षड्यंत्र के भाग 1 पर, फिर लिखा है भाग 2 पर। कुछ ज्यादा ही आपको एलर्जी है मेरी आवाज से, हैं? चलो कोई नहीं। चरण जी कह रहे हैं विक्रम सर आपकी आवाज दमदार है, वाह वाह धन्यवाद। और मैं काफी कहानियां सुन रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हरचरण जी।
मैं सुरेंद्र मोहन पाठक के विमल सीरीज का फैन हूँ। काफ़ी लॉजिकल और दमदार सीरीज है। तकरीबन इश्तिहारी मुजरिम से लेकर लेटेस्ट तक। कोई लेटेस्ट नॉवल हो तो प्लीज़ सुनाइए। वैसे जब तक बाकी था नॉवल मज़ेदार होती थी। वैसे जब तक बकिए था समझ नहीं आया मुझे। थैंक्स। अनिल मोहन की देवराज सीरीज भी ठीक होती है। ठीक ही होती है, चलो खैर। मुझे तो वैसे वो विमल से ज़्यादा बढ़िया लगती है। उसका एक ही कारण है, अनिल मोहन सॉरी देवराज चौहान पैसे हासिल करने की कोशिश करता है। हाँ, किस्मत से उसे नहीं मिलते, लेकिन विमल तो हाथ ही चीज छोड़ देता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। आगे कोई बात नहीं, जब कुछ और नहीं बचेगा तो विमल सीरीज शुरू कर लेंगे। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। सना खान जी ने कहा है, भाई कुछ आप कुछ दिन आराम कर लें, जब कोई ढंग की कहानी हो तो सुनाइए, या देवराज चौहान की कहानी सुनाइए। सना बहन, मेरा पर्पस है रोज की एक कहानी, 1 घंटे की कहानी आप लोगों तक पहुंचे, यानी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया कम से कम उनके लिए। बाकी किसी ने यूं भी सुननी है तो सुन तो सकता है, मैं कौन सा रोक सकता हूँ। लेकिन खैर, आपको लगता है ये कहानी पसंद नहीं आई षड्यंत्र, कोई बात नहीं, आप भी एक आधा दिन रुक जाएं फिर। ममता पाटिल जी कह रही हैं, बहुत दिन बाद अर्जुन सीरीज का उपन्यास सुना, धन्यवाद सर। धन्यवाद ममता जी। मैंने अर्जुन सीरीज पढ़ी है, ममता जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा बहन का कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी बढ़िया लग रही है, शुरुआत अच्छी है, आगे देखते हैं क्या होता है। बढ़िया प्रस्तुति है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये कहानी, क्योंकि आपके कमेंट का उत्तर मैं दूसरी कहानी खत्म होने पर दे रहा हूँ। खैर, कृष्णा बहन ने दूसरी कमेंट किया है, विक्रम भाई मैंने डायरेक्टरी से बहुत से नंबर से पता ढूंढा है, पहले पूरे मोहल्ले में सिर्फ मेरे यहाँ ही फ़ोन हुआ करता था, काफ़ी लोग फ़ोन करने आते रहते थे और मुझे बुलाने भी जाना पड़ता था। तो इसका मतलब आप तो बड़े लोगों में शुमार होता था फिर आप लोगों का है। चलो अच्छी बात है, इतने बड़े लोग भी अगर कहानी सुन रहे हैं हमारी तो। हाँ, डायरेक्टरी से नंबर पता करना और नंबर से एड्रेस पता करना, ये अभी कुछ ही साल पहले से बंद हुआ है शायद, अब तो होती नहीं है। उन दिनों तो ये बहुत ही एक क्या कहते हैं, हम लोग ढूंढा करते हैं ना, कोई भी शहर जाओ तो कोई, अरे यार येलो पेजेस ढूंढ लेना। येलो पेजेस कहा जाते थे क्योंकि वो एक घटिया से पन्ने पर छपती थी डायरेक्टरी, येलो कलर के पन्ने, उसका नाम ही येलो पेजेस रखा हुआ था। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद कृष्णा बहन। विनय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, विक्रम जी मैं तो किसी कहानी से ज़्यादा आपकी बातें खूब मज़े लेके सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। जब आप किसी कहानी का रिव्यू करते हैं तो वो अल्टीमेट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। झाड़ पर चढ़ा दिया आपने मुझे, मतलब थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। जो भी कहते हो दिल से कहते हो। कहानी के बीच बीच में जब आपको हंसी आ जाती है तो अलग ही मज़ा आता है। बाकी आपकी प्रस्तुति तो शानदार है ही। कभी अपनी सहूलियत के अनुसार 65 करोड़ की डकैती सुना सकें तो बड़ी कृपा होगी। मैंने स्टोरी सुन रखी है, लेकिन आपकी आवाज़ में इसका मज़ा 10 गुना हो जाएगा। विनय जी, आपने इतनी तारीफ की है तो फिर तो बनता है। 65 करोड़ की डकैती है दोस्तों। अब विनय जी की रिक्वेस्ट तो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। जिन लोगों ने सुन रखी है उनसे हम पहले से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद विनय जी। उमेश शुक्ला जी कह रहे हैं, विक्रम भाई आप एसएमपी की कहानी मत सुनाया करें, अरे वेद प्रकाश जी की सुना दिया करें। ये देखो, अलग अलग लोग, अलग अलग पसंद, ठीक है भाई। वेद प्रकाश जी की कहानियाँ ठीक है, कोशिश करूँगा। वासुदेव जी कह रहे हैं, मुकेश चंद्र और ग्रंथालय ये दोनों एक बार सुने और बताएं आवाज़ कैसी है। मुकेश चंद्र और ग्रंथालय, आपने अपने बारे में नहीं बताया कि आपको कैसी लगी।
केश चंद्र और ग्रंथालय। ठीक है, मैं सुनकर बताता हूँ आपको। सरफरोश खान कह रहे हैं क्विक नेक्स्ट पार्ट। आ गया होगा भाई। प्राइवेट डिटेक्टिव सुधीर सीरीज मोस्टली। हरी, यू आर गुड प्रेजेंटर, लव यू विक्रम भाई। धन्यवाद सरफरोश जी। प्राइवेट डिटेक्टिव सुधीर सीरीज, यार मैंने ना, ठीक है मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। सुधीर सीरीज में ना पाठक साहब, मतलब मुझे लग रहा है अकेले बैठकर लिखते होंगे, ये कहीं छुट्टी छुट्टी पे जाते होंगे जहाँ वो उनके घर वाले नहीं होते होंगे, तब बैठकर लिखते रहे होंगे। उसमें ना थोड़ी भाषा शैली अजीब सी होती है, मैंने देखा है, यानी जरूरत से ज्यादा कच्चे रास्ते पर चलती है कहानी। खैर कोशिश करूंगा बीच बीच में कहीं लेके रहूं और उसको एडिट कर दूं। जयसुख जेठवा जी कह रहे हैं विक्रम भाई, मैंने आपके अलावा 3-4 और चैनल सुने हैं जिसमें कहानी सुनता हूं, लेकिन आपकी बात ही अलग है। बाकी के लोग कहानी सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन आप बातें करते हो, अपनी राय बताते हो और दूसरों के भी सुनते हो। इससे मुझे आपकी कहानी सुनना और भी अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद जयसुख जी। हाँ, पर्पस तो मेरा यही होता है कि अपनी भड़ास निकाल सकूं, भले ही मैंने उसके लिए मुझे पहले 5 घंटे कहानी सुनानी पड़ती हो। तो अच्छा है, कुछ लोगों को पसंद आता है आप लोगों को मेरी बातें सुनना, तो थैंक यू। ममता पाटिल जी ने कमेंट किया है फिर से, अच्छा है सर, थैंक यू। अजय राजपूत जी कह रहे हैं ऑसम स्टोरी टेलिंग, थैंक यू जी। संतोष भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। दिस इज स्पार्टा, I've been enjoying your audiobooks for a while now. I especially love your commentary at the end, the way you connect with your listeners. Thank you. My only feedback is that it's currently hard to search for specific parts on YouTube. For example, for Shadyantra Part 4 doesn't bring it up because of the title formatting. It would be great if the titles were more search friendly. But please keep the videos coming. We love them. Oh great. What an idea, Sparta ji. What an idea. I got your point. So, exactly. It can only be searched if it's written in Hindi. Exactly. Now I got your point. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से टाइटल में हैशटैग भले लगा दूं ताकि इट कैन बी सर्च थ्रू English characters. What a wonderful feedback. Thank you. Kindly enable super thanks option so we can support your channel monetarily. Thanks, Gunjan. अच्छा ये आप ही का कमेंट है, ओके। वेल, मेरे ख्याल से मोनेटाइजेशन तभी होगी जब इसमें 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और मैं ऑन तब करूँगा जब कम से कम 1500 हो जाएंगे। तो अगर हो जाते हैं तो फिर देखते हैं। एनीवेज, थैंक यू फॉर योर ऑफर। सरफरोज खान साहब कह रहे हैं भाई साहब, प्राइवेट डिटेक्टिव सड़क छाप मवाली की तरह खून कैसे कर सकता है? कहानी सिंडिकेट गैंग वॉर में बदल गई। भाई साहब, भारतीय फिल्म में और भारतीय उपन्यास में यही सब तो देखने को चाहता है पाठक और दर्शक। अगर वहाँ भी हम अपना यू नो यार्ड स्टिक लेकर बैठे रहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी ना। यानी हमारी वो भावनाएं जो हम आम तौर पर नहीं निकाल सकते, वही तो निकलती हैं फिल्मों में और नॉवेल्स में। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सहना पड़ता है, सह लेंगे। उदय शेट्टी ने कहा है ना, सह लेंगे थोड़ा सा। कृष्णा बहन ने फिर कमेंट किया है विक्रम भाई नमस्कार, कहानी बढ़िया चल रही है, अर्जुन भारद्वाज का किरदार दमदार दिखाई दे रहा है। हाँ मुझे भी लगा तो ठीक ही कृष्णा बहन। तो बीच बीच में मतलब ऐसा करेंगे, एक कहानी देवराज चौहान की, एक सुनील की, एक अर्जुन पाठक और एक कोई थ्रिलर। 4 हफ्ते 4 कहानी बन जाएगी। हर्षल जी कह रहे हैं विक्रम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हैं?
उम्मीद है आप सब ठीक हो। आशा है कि बढ़िया है। जी हाँ सर जी, मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी कि आप वो कहानी सुनाएं जिसमें सोहनलाल देवरा चांद के पैसे ले उड़ा था। सॉरी, एक मिनट पानी पी लूं। मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी कि आप वो कहानी सुनाएं जिसमें सोहनलाल देवरा चांद के पैसे ले उड़ा था। वैसे ये कहानी भी अच्छी लगी है, पर अर्जुन भारद्वाज की ओवर एक्टिंग लग रही है। वो हमेशा खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि हमारा हीरो देवराज चांद तो आत्मविश्वास से भरा है और कभी भी खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करता। आपका क्या ख्याल है? मेरा अनुमान ठीक है कि नहीं? अनुमान आपका बिल्कुल सही है, लेकिन लिखने वाला एक ही आदमी है ना, तो उसने दूसरी शेड क्रिएट करी है। ये आप ऐसा लीजिए इसे, है ना, जैसे सुनील और सुधीर है, तो जो काम सुनील नहीं करता वो सुधीर करता है, करीब करीब वैसा ही। बाकी ठीक है। वो पहली बार शायद ये पहली कहानी थी मैंने देखा है लिस्ट में, जो अपने पाठक अनिल मोहन साहब की लिस्ट है उसमें ये अर्जुन भारद्वाज सीरीज की पहली कहानी है। तो हो सकता है आगे जाकर थोड़ा ठीक हो जाए, देखते हैं। वैसे मैं हमेशा ही आपकी कहानी सुनाने की कला का कायल हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और सुखी रखे। धन्यवाद। भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे और सुखी रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्षल जी, बहुत अच्छा कमेंट किया आपने, थैंक यू। जय सुख जेठवा जी कह रहे हैं भाई साहब अभी कहानी ठीक जा रही है। अभी तो अर्जुन का सहायक भी आ गया और उसे तीरथ का भाई का भी पता चल गया, और थोड़े समय में अर्जुन को भी पता चल जाएगा। हाँ, बस जैसे ही पता चला वैसे ही अर्जुन ने कहानी निपटा दी। अवतार बोरा जी कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन ही सन 2000 में हुआ था, तो 1994 के संस्करण में छत्तीसगढ़ का नाम कहाँ से आ गया? कहानी सुनाने का दिल से धन्यवाद। अवतार जी, आपकी तरह मेरा भी सबसे पहले यही माथा ठनका था कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन न केवल जो लिस्ट है उस पर, ये पुस्तक के ऊपर मुद्रित है 1994, और पुस्तक के ऊपर ही छत्तीसगढ़ मुद्रित है। मैं बताता हूँ कैसे आया। क्योंकि उत्तराखंड को का तो मुझे पूरा आइडिया है। बने ये राज्य बाद में थे। इन राज्यों को बनाने वाले जो इनके लोग थे ना, उन्होंने पहले से इन राज्यों को इन नामों से एड्रेस करना शुरू कर दिया था। भले उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड हो, ये तीनों के तीनों राज्य, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ जो है वो पहले से चलन में था। उत्तराखंड का तो मुझे पूरी तरह से पता है। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक और टुकड़ा, हरित प्रदेश। बहुत से लोग, अगर जो लोग उस एरिया के हों तो बताएं, वो अपने आप को हरित प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं कहते, हालांकि वो कटा नहीं है अभी तक। खैर, अच्छी बात आपने जानकारी में लाई, थैंक यू। टिंकू लाल जी का कमेंट है, विक्रम भाई मुझे आपका नॉवल पढ़ने का अंदाज बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू जी। इसलिए जब तक आपका पूरा नॉवल सुन नहीं लेता तब तक मैं बंद नहीं करता हूँ। क्या बात है, थैंक यू। आप विजय विकास सीरीज भी लाने का प्रयास करो तो बहुत मज़ा आता है उसमें। ठीक है भाई, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ एक, पहले पूरी रिकॉर्ड करूँगा फिर ही आगे भेजूँगा। और बारिक जी ने एक बार फिर से कमेंट किया है, कमेंट कहानी के बाद भी प्लीज़। अब तो कहानी की पूरी कहानी के बाद ही है जी। लक्ष्मण वसुदे जी कह रहे हैं सुपर डुपर नरेशन, थैंक यू। सैड बीपी म्यूजिक, वाई? बहुत बढ़िया प्रस्तुति विक्रम सर, आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। मैं आपके सारे नॉवल सुन रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। सैड बीपी म्यूजिक सर, बट वाई इट्स सैड, मेक इट ग्लैड। शबीर भाई ने कमेंट किया है, विक्रम भाई अगली कहानी फिरौती सुनाएं क्योंकि उसमें आरडीएक्स भी है। फिरौती, फिरौती, ओके।
अभी मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपका जो मेरी लिस्ट बनी हुई है उसमें देखो, आपने नोटी सोनकर जी ने भी कहा हुआ है कि फिरौती सुनाए, शैलेंद्र जी ने कहा है फिरौती सुनाए, हाईजैकर सुनाए। हाँ, और तीसरे हो गए अब आप। वैसे आपने पहले अंडरग्राउंड कहा था, मैं अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा था, तो अंडरग्राउंड या फिरौती। वैसे फिरौती की तरफ जाएं तो 3 लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करते हैं। अब उम्मीद है कोई ये नहीं कहेगा कि फिरौती तो पहले से वहाँ अपलोडेड है। खैर, शबीर भाई का एक और कमेंट आया है, विक्रम भाई, अर्जुन भारद्वाज से याद आया अनिल मोहन जी का असली नाम अनिल भारद्वाज है। अनिल मोहन भारद्वाज, ठीक है, शायद इसलिए इन्होंने ये किरदार ज़्यादा प्रिय होगा। कह सकते हैं वैसे। हम्म, हाँ, लेखक के भी अपने मन में भावनाएं रही होंगी, रहती हैं। अगर लेखक सोच ना पाए तो फिर लिखेगा कैसे। तो कई बारी आदमी ऐसे ऐसे सीन क्रिएट करता है जिनमें से वो करीब करीब होकर गुजरा हो। सही बात पकड़ी आपने, थैंक यू। विशेष जी कह रहे हैं बहुत खूब सर, थैंक यू विशेष जी। दोस्तों, मैंने अब करीब करीब सबके कमेंट्स के उत्तर दे दिए, यानी जब तक कि षड्यंत्र का अंतिम भाग पब्लिश हुआ है। तो इसके बाद जितने भी कमेंट्स के उत्तर होंगे वो अगली कहानी के अंत में हो जाएंगे। कम से कम बारिक जी को 3-4 बार नहीं लिखना पड़ेगा कि कहानी के अंत में। ठीक है, और अगर आप हर एपिसोड के अंत में चाहते हैं वो भी बताइएगा, मैं उस तरफ भी जा सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर चांसेस ये हैं कि ये जो हमारे हर रोज़ का जो कमेंट आता है ना, इसका तारतम्य टूट सकता है। ये रिस्क आप पर रहेगा, मेरे पर नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।